दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम धनंजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना आज से कई दशक पुरानी है। शायद से ये 1995 की बात है, जब मैं हावड़ा के एक पुराने मोहल्ले में स्थित एक छोटी सी दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर लेने गया था। हावड़ा का यह इलाका शहर के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग था। घनी आबादी, पुराने ईंटों से बनी इमारतें और सड़कों पर बिखरी हुई पुरानी यादें। मैं नएपन के तलाश में था और ये कमरा मुझे इसी तलाश के दौरान मिली थी। वो कमरा बहुत साधारण था। दीवारें पत्थर की थी, एक ही खिड़की थी जो बाहर एक संकरी गली की ओर खुलती थी, और कमरे के एक कोने में एक पुराना लटका हुआ पंखा था। ये घर एक घड़ी वाले के दुकान के ठीक ऊपर था, पर उस दुकानदार के गुजरने के बाद अब ये दुकान बंद हो चुकी थी। दुकान में पड़े पुराने घड़ियां और उनके टूटे हुए हिस्से अब भी वही थे, और उस मकान में भी जिसमें मैं रहने वाला था। हालांकि उस घर में काम तो बहुत था, लेकिन मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी। जो परेशानी थी वो तो कुछ और ही थी, जो मुझे वहाँ रहने के बाद पता चला। कुछ ऐसी परेशानी जो ना सिर्फ मेरे समझ के परे थी, बल्कि उसका समाधान वो भी मेरे बस में नहीं था। वहाँ शुरुआत के कुछ दिन मुझे घर को साफ करने और मेरे बाकी के सामान को अरेंज करने में लग गए थे। तब मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, शायद से इसीलिए कि मेरा पूरा ध्यान काम करने पर था। मगर एक रात जब मैं कमरे में लेटा था और बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाज़ें हो रही थी, तभी मैंने घर के अंदर एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ धीमी थी, पर वो लगातार आ रही थी, और वो आवाज़ टिक टिक की थी, जो किसी घड़ी के पेंडुलम के आवाज़ जैसा था। और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कमरे के एक कोने से आ रहा है, वो कोना जो फिलहाल अंधेरे में डूबा हुआ था। इसीलिए मैं थोड़ा हैरानी के साथ उठा, क्योंकि मेरे घर में ऐसी कोई घड़ी थी ही नहीं जिसमें पेंडुलम हो। खैर, फिर भी मैं उस आवाज़ के तरफ बढ़ा, पर जब मैं उस कोने तक पहुंचा तब फिर से कुछ अजीब हुआ, क्योंकि इस बार वो आवाज़ मेरे बिस्तर के तरफ से आ रहा था। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, इसलिए मैं फिर से एक बार उस आवाज़ के तरफ बढ़ा, यानी कि अपने बिस्तर की तरफ। पर जब मैं वहाँ पहुँचा, उस आवाज़ ने फिर से अपना जगह बदल लिया, और फिर कुछ ही पलों के बाद उस आवाज़ का आना अचानक बंद हो गया। बारिश के होने के कारण बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत लालटेन को जलाया और घर में यहाँ वहाँ देखने लगा कि वो आवाज़ किसकी है और वो आ कहाँ से रही है। हालांकि मिला तो कुछ नहीं, पर तभी मैंने अपनी घड़ी में देखा। तब रात के करीब 2 के आसपास का समय हो रहा था। बारिश अब भी धीमी गति से हो रही थी। कमरे की दीवार से टकराती बूंदों की आवाज़ और उस रहस्यमय टिक टिक की ध्वनि ने माहौल को असहज बना दिया था। लेकिन अब सब कुछ शांत था। उस आवाज़ का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए मैंने अपनी लालटेन बंद की और फिर से लेट गया। मगर अब नींद जैसे कोसों दूर थी। हालांकि अगली रात कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। उसके बाद वाली रात भी सब कुछ सामान्य ही था। मैं दिन में काम पर जाता और शाम होते ही लौट आता। खाना खाकर कुछ पढ़ लेता या खिड़की से बाहर झांकता रहता उस संकरी अंधेरी गली की ओर, जहां शायद ही कोई चलता हुआ दिखता था। कभी कभी दूर से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाज़ सुनाई देती थी, मगर आमतौर पर रातें बेहद शांत और स्थिर थी। मगर फिर चौथी रात वही आवाज़ फिर से लौटी।
वही पेंडुलम की टक टक करती आवाज। इस बार ये आवाज और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई पुरानी घड़ी कमरे में कहीं जिंदा हो गई हो। उस आवाज को सुनते ही मेरी आंखें तुरंत खुल गई। मैं सीधा उठा और बैठ गया, मगर कुछ देर तक बस चुपचाप सुनता रहा। वो आवाज एक ही लय में था, पर वो आ कहां से रहा था ये मुझे नहीं पता था। इसलिए मैंने लालटेन जलाई और आवाज के स्रोत की तलाश में पूरे कमरे को खंगाल डाला, लेकिन ना तो कोई घड़ी मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे वो आवाज आ रहा हो। उस रात एक और बात हुई। मैंने जैसे ही लालटेन बंद की और आंखें बंद की, मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर के पास बहुत धीरे से सांस ले रहा है। पर उन सब के बीच मैंने इसे अपना वहम समझकर इसे जाने दिया। पर इसके बाद भी हर रात जैसे कोई उस कमरे में खेलता रहा। कुछ भी साफ नजर नहीं आता था, लेकिन कुछ तो था जो वहां मौजूद था। कभी खिड़की की कुंडी अपने आप खटकने लगती, तो कभी बिस्तर के नीचे की लकड़ियां अपने आप चरमराने लगती। कभी कभी तो एकदम सुबह के पहले ही, जैसे सुबह की रोशनी कमरे को छूने से कुछ मिनट पहले ही, वो टिक टिक की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती थी और फिर अचानक शांत हो जाती थी। जिसकी सबसे अजीब बात ये थी कि इन आवाजों का कोई स्रोत नहीं था और ये सब 2 बजे के आसपास ही होता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने डर को एक रूप दे दिया। उस रात भी समय 2 के आसपास था जब मेरी नींद खुली, जिसका कारण था वो आवाज जो जमीन से आ रहा था। यानी कि उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे के फर्श पर धीरे से कुछ खरोच रहा हो, जैसे कोई नुकीली चीज जमीन पर रगड़ खा रही हो, और ये आवाज बार बार आ रही थी। मैं हिम्मत करके उठा, लालटेन जलाई और देखा कि कमरे के ठीक बीच में किसी ने फर्श पर कुछ गोल घेरे के निशान बनाए हैं जो पहले वहां नहीं थे। हालांकि मैंने उन्हें साफ तो किया था, मगर उसकी अगली रात भी फिर से उसी आवाज के बाद मुझे वही निशान दिखा। वैसे तो इन सभी असामान्य चीजें को होते हुए देखकर मैं घबरा तो जाता था, पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वाकई में डरा दिया। उस रात भी बारिश हो रही थी और कमरे में बिजली नहीं थी। मैं सब्जियां ही काट रहा था कि तभी मुझे लालटेन के जलाने के बाद दीवार पर एक परछाई दिखी, इंसानी परछाई, जबकि उस कमरे में मैं अकेला था और मेरी परछाई उस दिशा में नहीं जा सकती थी। और जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वो गायब हो गया। अब मैं डरा हुआ था। हर रात टिक टिक की आवाज तो आती, पर कई बार ऐसा लगता जैसे घड़ी के कांटे मेरे कानों के पास से घूम रहे हैं, बहुत पास। और अब उन आवाजों के साथ एक और चीज जुड़ गई थी, सीढ़ियों से आती भारी भरकम चलने की आवाज, जैसे कि कोई बहुत भारी भरकम कदमों से ऊपर चढ़ रहा हो और फिर वो ऊपर चढ़कर दरवाजे को खटखटाता था। लेकिन जब भी मैं दरवाजा खोलता, वहां मुझे कोई नहीं मिलता, बल्कि तब कमरे के फर्श से खटखटाने का आवाज आता। ये सब बहुत अजीब और डरावना था, पर यह हो रहा था। इसलिए ये देखने के लिए कि खटखटाने की वो आवाज आखिर आ कहां से रही है, मैंने नीचे दुकान में देखने का सोचा, जो कि बंद था। हालांकि कई दिनों तक काम के वजह से मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला, पर इसके बाद की कई रातें जैसे एक पैटर्न में बंधी हुई थी। रात होती, फिर टिक टिक की आवाज, फिर खिड़कियों का अपने आप खुलना, फिर फर्श पे घूमते निशान, और फिर सांसों की वो आवाज जो बिल्कुल पास से आते थे। इन सब के कारण मुझे अब नींद आना बंद हो चुका था, और अगर आता भी
तो एक ही सपना आता। उस सपने में मैं खुद को ही देखता था। मैं बिस्तर पर लेटा हूँ और कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हालांकि मुझे उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ पीठ का हिस्सा दिखाई देता था जहाँ के कपड़े भी फटे हुए थे। इन सबको बर्दाश्त करना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था और ये सब दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि एक रात तो उस पेंडुलम की टिक टिक की आवाज इतनी तेज हो गई कि कानों में दर्द होने लगा जैसे वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि मेरे ही अंदर से आ रहा है। और फिर उसी रात सीमा ही पार हो गया। उस रात सब कुछ एक साथ हुआ। खिड़की अपने आप खुलने लगी, लालटेन बंद हो गई, सीढ़ियों से आवाज आई और पंखा हिलने लगा। टिक टिक की वो आवाज इतने जोर से गूंज रही थी जैसे सैकड़ों घड़ियां एक साथ चल रही हो। उसी साथ कमरे का तापमान भी अचानक गिर गया, इतना कि मैं ठंड से कांपने लगा। और फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब है, बिस्तर के बहुत ही करीब। वह हिल भी नहीं पा रहा था। हालांकि मेरी आंखें बंद थी और मैं डर के मारे जम गया था, पर तब भी मैं किसी को सांस लेता हुआ महसूस कर पा रहा था, ठीक मेरे चेहरे के पास। ये महसूस होते ही मुझे वो सपना याद आया जिसमें मैंने ऐसा ही कुछ देखा था। इसलिए मैं ये समझ चुका था कि कोई मेरे पास खड़ा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। मैंने डर के मारे आंखें तक नहीं खोली, बस समय बीतने का इंतजार किया। हालांकि तब माहौल ठंडा था, पर डर इतना लग रहा था कि डर के मारे मुझे पसीने इस कदर आ रहे थे जैसे मैं किसी आग के भट्टी के पास बैठा हूँ। और जैसा कि मुझे संदेह था, वहाँ का माहौल कुछ समय के बाद एकदम सामान्य हो गया। अब तक ना तो मुझे इन सब के होने का कोई वजह पता चला था और न ही इन सब से छुटकारा पाने का कोई उपाय। पर उन्हीं दिनों के बीच एक दिन मुझे उस दुकान में जाने का मौका मिला जहाँ से हर रात मेरे फर्श के तरफ से खटखटाने का आवाज आता था। जब मैं उस दुकान के अंदर गया तब वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। पुरानी घड़ियाँ, जंग खाए हुए औजार और दीवार पे लगी कुछ पुरानी घड़ियाँ। पर उनमें से जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो था वहाँ रखा एक पुराना लकड़ी का पेंडुलम वाला घड़ी, जो आकार में तो बड़ा था लेकिन वह बंद पड़ चुका था। हालांकि तब वो घड़ी चल तो नहीं रही थी, पर उसके कुछ चीजों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खराब नहीं है, क्योंकि उस पेंडुलम के आसपास का धूल इस तरह से साफ था जैसे वो पेंडुलम अब भी झूलता हो। वैसे तो मैं इन सब को देखकर पक्के तौर से नहीं कह सकता था, पर उन सभी घटनाओं को देखकर और उस दुकान को देखने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और ना ही मुझसे अब वो सब बर्दाश्त हो रहा था जो मैं हर रात झेल रहा था। इसलिए मैंने वहां के एक स्थानीय पुजारी से मदद लेने का फैसला किया। जब मैंने उन्हें इन सभी घटनाओं के बारे में बताया तब उन्होंने ये कहा कि शायद से उस दुकानदार की आत्मा को अब भी मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए उसकी आत्मा अब भी उस दुकान से जुड़ी हुई है, जिसके कारण उसका असर मुझ पर भी पड़ रहा है। इसीलिए इसके समाधान के लिए उन्होंने मुझे कुछ पूजा करवाने का सलाह दिया। उन्हीं से उस घर की पूजा करवाई, जिनमें से एक पूजा थी उस दुकानदार की आत्मा की मुक्ति के लिए और दूसरी उस कमरे के लिए जहाँ ये सब हो रहा था। यानी कि उस पूजा के बाद कोई नकारात्मक शक्ति उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब ये बात सच था या झूठ ये तो मुझे नहीं पता था, पर उस पूजा के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। घर में हर चीज अब सही लग रही थी। ना कोई टिक टिक की आवाज थी और ना ही कोई मेरे पास खड़े होकर मेरे सिर के पास सांस ले रहा था।
तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि पश्चिम बंगाल के धनंजय के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।